हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर नेट जेआरएफ 2021 एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम। सो बहुत सी नई चीज़ें आपको आज सीखने को मिलेंगी और बहुत से एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे थ्रू दिस वीडियो। सो एंड तक इसको जरूर देखिएगा। If you haven't subscribed our YouTube channel, so consider subscribing and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इसमें से कौन सी रिसर्च प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एम्पेरिकल अप्रोच, सिस्टमैटिक एंडेवर, अनकंट्रोल्ड कंडीशंस या क्रिटिकल एनालिसिस। रिसर्च प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पूछा है यहाँ पे। आई होप आप लोग चैट में आंसर दे रहे होंगे मुझे। अनकंट्रोल्ड कंडीशंस कैसे हो सकता है? रिसर्च प्रोसेस में तो हम एक्सटर्नस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं ना, जिससे अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखे, किसी और चीज़ का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे ना दिखे, तो फिर हमारा नहीं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो फॉर्ज कहलाएगा या जो है उतना एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए हम एक्सटर्नस वेरिएबल के प्रभाव को कंट्रोल करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच रहती है हमारी, और एम्पेरिकल अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच? एम्पेरिकल अप्रोच मतलब होता है कि हम जो है वेरीफिएबल एंड कॉन्क्रीट एविडेंस के माध्यम से अपने कंक्लूजन्स को डिफाइन करते हैं या डिराइव करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो कंक्लूजन्स होते हैं वो जैसे एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमने मैनिपुलेट किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में दिख रहा है, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कॉन्क्रीट और वेरीफिएबल। ठीक है, तो ये होता है एम्पेरिकल रिसर्च, और रिसर्च में एम्पेरिकल अप्रोच अपनाते हैं अपन। तो अनकंट्रोल्ड कंडीशंस नहीं होती, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा रिसर्च प्रोसेस का। क्या रिसर्च प्रोसेस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं पीएचडी एमफिल रिसर्च पेपर वाले प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिस्टिकल एवरेज बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन एंड द वन बेस्ड ऑन अ सैंपल इज नोन एज। ये जानबूझ करके लेके आया क्वेश्चन बिकॉज इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है दो पॉइंट्स में। पहले आप ट्राई करिए, स्टैंडर्ड एरर, मीन डिफरेंस, सैम्पलिंग एरर या मीन डेविएशन, क्या होगा? सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या होता है सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर ये होता है कि कई बार हम जो पॉपुलेशन से सैंपल डिराइव करते हैं वो उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एरर आ जाता है। जैसे जैसे आप सैंपल्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे आप सैंपल साइज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा एरर है, जो हमारा सैम्पलिंग एरर है वो रिड्यूस होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिस्टिकल एवरेज बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन एंड द वन बेस्ड ऑन अ सैंपल, मतलब बहुत डिफरेंस है। आपका सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा ही नहीं है ना, वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है जो आपने सैंपल चूज़ किया है ना। तो आपको अपनी सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सैम्पलिंग एरर अलाइज हो जाएगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन और सैंपल जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें सैंपल साइज को इंक्रीज करना चाहिए। तो सैम्पलिंग एरर इज द करेक्ट आंसर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज। ये क्या होता है? The standard deviation of sampling distribution of a statistics is known as sampling variance, standard error, sampling error या standard variance। इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी कई बार मैच द फॉलोइंग में हमसे पूछ लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर?
स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन. What is this standard deviation? Standard deviation divided by root n. root n क्या है? root n is number of samples. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है. इसीलिए जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आया ना, इसलिए हमने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है. तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर. और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. ये बेसिकली स्टैंडर्ड एरर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. सैम्पलिंग एरर का तो मैंने आपको बता दिया. स्टैंडर्ड एरर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये मेजर करता है एक्यूरेसी विद विच अ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन. है ना, ये एक्यूरेटली बताता है कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से, है ना, हमारे जो सैम्पल्स हैं वो पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे हम किसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को. इसीलिए यहाँ पे ऊपर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है. तो आपको इसके पीछे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash refers to inferring about the whole population based on the observations made on a small part. छोटे छोटे पार्ट के बेसिस पे जब आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में जो पता लगाते हो वो क्या कहलाता है? डिडक्टिव इन्फरेंस, इंडक्टिव इन्फरेंस, सूडो इन्फरेंस या ऑब्जेक्टिव इन्फरेंस? स्मॉल पार्ट्स के बेसिस पे यू आर गोइंग टू इन्फर द एंटायर पॉपुलेशन. दिस इज इंडक्टिव इन्फरेंस, है ना. जैसे कि इंडक्टिव इन्फरेंस में क्या होता है? हमने जो स्मॉल पार्ट्स हैं उसको हमने इकट्ठा करके, जैसे कि हम एग्जांपल कई बार ये सुनते भी हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, वो आज आया है, कल भी आ रहा है, मतलब ऐसे करते करते एक फर्स्ट को भी आया है, सेकंड को भी आया है, थर्ड को भी आया है, फोर्थ को भी आया है, फिफ्थ को भी आया है. तो हम ये एनालिसिस करेंगे कि जो है 6 तारीख को या 6 तारीख को भी वो स्टूडेंट आएगा ही आएगा, है ना. तो हम स्मॉल पार्ट्स के बेसिस पे हम, और आगे भी आता रहेगा, आगे भी रेगुलर रहेगा ये, है ना. तो ये होता है हमारा इंडक्टिव इन्फरेंस. ठीक है. और डिडक्टिव इन्फरेंस क्या होता है? डिडक्टिव इन्फरेंस में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सपोज कोई फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले की मदद से हम जो है अलग अलग जगहों पे उसको हम लगा रहे हैं. वो क्या होता है? जैसे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम हम लोग मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. फिर उसको जो है हम अलग अलग क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं. तो ये होता है आपका डिडक्टिव इन्फरेंस. सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. जो आप डिडक्टिव इन्फरेंस होता है इसको, ये जो होता है ये कंक्लूसिवली फॉलो करता है. ठीक है. और इंडक्टिव जो होता है ये कंक्लूसिवली मतलब नहीं फॉलो करता, बिकॉज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन नॉट दैट मच रियलिस्टिक अजम्पशन, है ना. इंडक्टिव इन्फरेंस उतना ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों पे जो है वो खरा नहीं उतर पाता. हो सकता है 6th को बच्चा ना आए, वो बीमार हो जाए, या आगे जाकर के उसको कोई जॉब मिल जाए तो वो अपने कॉलेज में रेगुलर ना हो, राइट. तो इंडक्टिव इन्फरेंस स्मॉल पार्ट्स के बेसिस पे एंटायर पॉपुलेशन के बारे में करता है. और डिडक्टिव इन्फरेंस जो होता है वो जो है कंक्लूजन बताता है, और उसका जो इन्फरेंस होता है इट इज़ मच मोर, यू कैन से, एक्यूरेट एंड कंक्लूसिव. स्यूडो मतलब होता है विच इज़ नॉट जेन्युइन. जो जेन्युइन नहीं होता होता है स्यूडो इन्फरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस एज इट हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग, सेव्स टाइम, इंक्रीजेस एक्यूरेसी, या बोथ ए एंड बी. सैम्पलिंग हम क्यों करवाते हैं? हम क्यों करते हैं सैम्पलिंग? हम पूरे पॉपुलेशन को क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते? एक एक इंसान को हम क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं? हम ऐसे 50, 60, 100, 150, 200 ऐसे सैम्पल्स क्यों ले लेते हैं? बिकॉज उससे कैपिटल और टाइम दोनों सेव होता है. पैसा भी बचता है और टाइम भी सेव होता है. एक इंसान के पास जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा और टाइम भी हमारा जाएगा. इसलिए बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं. बस ये कोशिश करनी चाहिए कि सैम्पल जो हम ले रहे हैं वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर पाए पॉपुलेशन को. टाइप 1 एरर कब होता है? टाइप 1 टाइप 2 एरर के लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है. PhD MPhil रिसर्च पेपर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. कोरोना सिंह के ऊपर बहुत ही अच्छी जो है वो वीडियो है. आई थिंक आप लाइफ टाइम
टाइप 1 और टाइप 2 एरर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। और कौन सा डेंजरस होता है, क्या कैसा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सेकंड थर्ड ही मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में। कबीर सिंह बना कोरोना सिंह, और कबीर सिंह जो मूवी आई थी उसका एक एडाप्शन है, वो बहुत फनी वे में मैंने समझाया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप। अभी बताइए टाइप 1 एरर क्या होता है। इट्स ए नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज़ ट्रू, है ना। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं भले वो ट्रू होता है, तो वो होता है टाइप 1 एरर। और ये जो बी आपको दिख रहा है नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इवन दो इट इज़ फॉल्स, ये होता है आपका टाइप 2 एरर, ठीक है। इसके बारे में और समझना है तो वीडियो जरूर देखिए जो मैंने आपको बताई है कोरोना सिंह वाली। डैश इज ए प्रेफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन विद फाइनाइट साइज। फाइनाइट साइज में हम कौन सा सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, एरिया, क्लस्टर, परपोजिव या सिस्टमैटिक। फाइनाइट हमको पता है, जब फाइनाइट साइज हो वी नो द एंटायर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज़ सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग फाइनाइट साइज जब होता है पॉपुलेशन का तब हम यूज़ करते हैं। एरिया सैम्पलिंग क्या होता है, एरिया सैम्पलिंग में हम टोटल एरिया को सब एरियाज़ में जो है बांट देते हैं, और फिर हम जब सैम्पलिंग लेते हैं वो होता है एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, और पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली सैम्पल्स को लेते हैं। सैम्पलिंग के ऊपर ही बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी PhD MPhil वाले में, या फिर वो आपको शायद रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ईजी तरीके से मैंने सैम्पलिंग समझाई हुई है। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विद हॉरिजॉन्टल रिसर्च, लॉन्ग टर्म रिसर्च, शॉर्ट टर्म रिसर्च, या नॉन ऑफ द अबव। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। आंसर बी और सी में से कोई एक होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो आप मुझे बताइए, लॉन्गिट्यूडनल में हम नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स लॉन्ग टर्म रिसर्च, है ना। एक ही हम वेरिएबल लेते हैं, उसको लंबे समय तक हम क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जैसे कि हमने किसी इंसान का वेट देखना है, तो हम क्या करते हैं, उसी इंसान को हम लेते हैं और ओवर द टाइम हम देखते हैं कैसे ये वेट गेन कर रहा है, वेट रिड्यूस कर रहा है, तो हमारा जो सैम्पल होता है, हमारा जो वेरिएबल होता है वो सेम रहता है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग। ये कई बार ऐसे साइंस भी पूछ लेता है। साइन, प्रोडक्ट, मोमेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर से, काय स्क्वायर को ऐसे एक्स स्क्वायर से, मल्टीपल कोरिलेशन को कैपिटल आर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे पी से। तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे आपको और नॉलेज मिल जाएगी कि किस चीज़ को किस सिम्बल्स हैं, किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन गलत है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया भी कैसा होता है, ऐसा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बाकी सब सही है, कोरिलेशन सही है, काय स्क्वायर सही है, और मल्टीपल कोरिलेशन भी कैपिटल आर से डिनोट होता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो जो कि मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जो है समझने को मिला होगा, और जो बीच बीच में मैंने आपको प्लेलिस्ट के बारे में बताया उसको जरूर रेफ़र करिए, बिकॉज काफ़ी हद तक आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने समझाया हुआ है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी बातों पे विश्वास कर सकते हैं। प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, रिसर्च एप्टीट्यूड की भी है अराउंड, उसमें आई थिंक मोर देन 20 वीडियोज़ होंगे, और स्टैटिस्टिक्स भी है, उस पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और आपको पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स उससे जो है समझ में आ जाएगा। मेन टॉपिक्स जो कि हमारे को काफ़ी हद तक कंफ्यूज करते हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे थ्रू दैट वीडियोज़ विच आर गिवन इन दी प्ले लिस्ट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।